नमस्कार दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के बाद हमने अन्न उत्पादन में काफी वृद्धि की है, लेकिन दलहन और तिलहन के अगर उत्पादन की बात की जाए तो अभी भी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना बाकी है। आखिर क्या महत्व है दलहन की फसलों का? क्यों बार बार बोला जाता है कि अंतर फसलों के रूप में दलहन की बुआई जरूर होनी चाहिए? आज दलहन के महत्व पर चर्चा करेंगे और इसके महत्व पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में गुजरात से पधारे हैं प्रोफेसर प्रवीण चंद्र एच पटेल सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। नमस्कार। प्रोफेसर साहब विशेष सरदार कृषि नगर दांतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात से हमारे बीच में विशेष पधारे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए आज इनके अनुभव का लाभ लेते हैं। प्रोफेसर साहब, दलहन की फसलों का बड़ा जिक्र होता है खेती में, अंतर फसलों के रूप में बार बार हमें बोला जाता है कि इसकी बुआई जरूर होनी चाहिए। आखिर दलहन का मनुष्य के स्वास्थ्य से और खेती के स्वास्थ्य से ऐसा क्या संबंध है? दलहन फसलें होती है और अगर हम दूसरी फसलों के साथ लगाते हैं तो इसका एक महत्व है इस दिशा में कि सबसे पहले तो इनके 3 विशिष्ट गुण हैं। जी। सबसे पहला गुण ये है कि इसमें प्रोटीन की ऊंची मात्रा है जी। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जी। दूसरा ये है कि ये कोई भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति, उसमें भी ये टिक सकते हैं। चाहे आप कैसे भी खेत में लगा दो, कुछ न कुछ तो उत्पादन ये देंगे ही और फसलों की कंपैरिजन में। जी जी जी। और तीसरा इसका विशिष्ट गुणधर्म है कि इनकी जो जड़ें हैं उसमें मूल गंडिकाएं बनती है, उससे वो हवा में जो नाइट्रोजन होता है 78% नाइट्रोजन होता है, उसको वो फिक्स करके अपनी जड़ों में इकट्ठा करती है और वो अपनी फसल भी यूज़ कर सकती है और फसल के बाद जो दूसरी फसल आती है उसमें भी इसका उपयोग हो सकता है। एक बहुत महत्व की बात यह है कि हम 1960 में जी अपने देश के लोगों को प्रति व्यक्ति जो दलहन का प्रतिशत दे सकते थे, जी जी। वो था तकरीबन 80 ग्राम पर हेड। तो अभी वो कम होते होते अभी आ गया है 32 ग्राम पर हेड। तो कहीं ना कहीं हमने इसके महत्व को कम किया है। हाँ, कम किया है, क्योंकि किसान लोग जो कैश क्रॉप आते हैं उसके पीछे चले जाते हैं, तो फिर दलहन की बुआई नहीं करते हैं। जी जी। और अपना जो WHO है, वर्ल्ड स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने प्रमाणित किया हुआ है कि एक पुख्त व्यक्ति को कम से कम 80 ग्राम प्रतिदिन दलहन अपने दैनंदिन यूज में लेना चाहिए। लेकिन हम नहीं कर पा रहे अभी, तो इसीलिए इसका महत्व ज़्यादा है। जी, इसका महत्व मनुष्य के स्वास्थ्य के हिसाब से भी ज्यादा है और कहीं ना कहीं फसलों के हिसाब से भी ज्यादा है। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किस प्रकार से हमें दलहन बोना चाहिए? क्या अंतर होना चाहिए? ये आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा हम पौधा पाएंगे। हाँ जी। तो सबसे पहली बात यह है कि हम जो बीज यूज करते हैं वो प्रमाणित होना चाहिए। और प्रमाणित बीज हम हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में उसके लिए स्टेट सीड कॉरपोरेशन होता है, तो वहाँ से हम ब्लू टैग वाला पैकिंग हम परचेज करेंगे तो उससे हमें प्रमाणित बीज मिलेगा। और एक बार ऐसा हमने देखा था कि हमारे यहाँ पाटन डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कई फार्मर्स जब उड़द का बुआई करते थे तो बीज खत्म हो गया, बाजार में कहीं मिल नहीं रहा था। हाँ जी। तो उन्होंने किसी डीलर से पूछा कि हमें उड़द का बीज चाहिए जी। तो कहीं था तो नहीं जी। तो उन्होंने साउथ इंडिया में से मंगवाया। वहाँ वो होता था विंटर में, जी जी, सर्दियों की सीजन में, और वो सीड यहाँ उन्होंने भेजा। किसानों ने उसकी बुआई भी की। जी जी जी। लेकिन उसके अंदर उनको 100 दिन तक रखने के बाद भी जी एक भी उसमें फूल नहीं आया, फली का तो नाम निशान नहीं था। जी जी। तो इसीलिए हमें हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो क्लाइमेट है, वेदर है, उसके हिसाब से हमारी किस्म है ज़्यादा उत्पादन देने वाली, वही हमें यूज़ करना चाहिए और प्रमाणित बीज ही हमें उपयोग में लेना चाहिए। जी, बीज
का तो आपने बताया, लेकिन ये जो अंतर की बात की जाती है, जो रिले फसल की बात की जाती है, इसके महत्व को हम कैसे समझ सकते हैं? वो अंतर कितना रखना चाहिए, या रिले फसल कब कब बोनी चाहिए? इसमें ऐसा है, मान लो कि हम कोई धान्य पाक लगाते हैं और उसके बाद फिर धान्य पाक लगाते हैं जी। तो हमारी जमीन में जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है जी। वो कम होता जाएगा जी। हम उसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर पाएंगे जी। हमें जो देना है वो नहीं दे पाएंगे। अगर हम धान्य फसल के बाद अगर ये दलहन की फसल लगाते हैं जी। तो इससे जो उसकी जड़ों में जो नाइट्रोजन इकट्ठा होता है जी। मूल गंडिकाओं में, वो दूसरे फसल के लिए भी काम आएगा जी। और वो खुद अपने लिए भी उसका यूज करेंगे। रिले क्रॉप में ऐसा है कि कई बार मूंगफली हम मानसून सीजन में लगाते हैं तो उसमें अगर जब ये सर्दियों की सीजन आती है उससे पहले पहले अगर हम उसमें अरहर, तुअर जी। 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 की भी बुआई कर दें जी। तो वो रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। जी। तो उसमें मूंगफली निकल जाएगी, फिर उसके बाद सर्दियों की सीजन आएगी तो उसमें ये अरहर का पाक भी हमें मिल जाता है। और दूसरी बात ये है, दलहन फसलों को हम नाइट्रोजन की फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि दलहन जो फसलें होती है उसकी नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत कम होती है। तकरीबन हर फसल में 20 किलो नाइट्रोजन उसको चाहिए। तो अगर हम इसमें दलहन फसलों का यूज़ करेंगे रिले क्रॉपिंग में या फिर आंतर फसल में, तो जो फसल लगाई हुई है उसमें और उसके बाद जो फसल आने वाली है उसकी कुछ हद तक नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी हो सकती है। जी जी, इस तरह से नाइट्रोजन की फैक्ट्री के रूप में हमारी मददगार हो जाती हैं। अगर हम इसकी उर्वरक की बात करेंगे, इसको खाद देने की बात करेंगे, तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ जो शुष्क विस्तार हैं, मान लो कि अपने इंडिया में राजस्थान है, उसमें जो भी दलहन लगाते हैं उसमें ग्वार है, फिर मूठ है, मोथबिन है, फिर अपना कुल्थी जिसको बोलते हैं होर्स ग्राम, ये लगाते हैं तो उसमें कोई उर्वरक देते नहीं। लेकिन हमें अगर उसकी पोटेंशियल तक, उसकी क्षमता तक हमें उत्पादन लेना है तो उसकी जो मिनिमम ज़रूरत है वो हमें पूरी करनी है। और वो हम रासायनिक खातरों के माध्यम से अगर करना नहीं चाहें तो हमारे पास अगर मवेशी हैं तो हम उसके गोबर से 10 टन तक पर हेक्टर हम दे सकते हैं। और उससे भी आगे अगर हम जैविक खातर आते हैं, हाँ जी, राइजोबियम और पीएस भी आता है जिसको बोलते हैं फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जी जी, तो उसका हम सीड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं बुआई से पहले। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो जड़ें हैं उसमें मूल गंडिकाओं का प्रमाण बढ़ाएंगे। तो जितनी मूल गंडिकाओं का प्रमाण बढ़ेगा उतना हम नाइट्रोजन फिक्सेशन उसमें ज़्यादा कर पाएंगे। तो हमारी जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो उससे कम हो जाएगी, बाहर से हमें देना नहीं पड़ेगा। जी प्रोफेसर साहब, आप थोड़ी देर पहले बीज के बारे में बात कर रहे थे कि बीज जो है वो साउथ से ला करके यहाँ पर जब हमने उगाया तो कुछ भी फसल नहीं हुई। तो उत्तम बीज वो कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? उत्तम बीज के लिए हर एक स्टेट में कृषि विश्वविद्यालय हैं जी, तो उनके फार्म भी होते हैं, तो वो भी बीज बनाते हैं, वहाँ से भी हम ले सकते हैं। या फिर हर एक स्टेट में स्टेट सीड कॉरपोरेशन होता है जी, वहाँ से भी हम ले सकते हैं। और बीज की बात है तो दलहन फसलें कई किस्म की होती हैं। हाँ जी, उसमें सबसे पहले हम खरीफ सीजन की बात करें तो खरीफ में हम मूंग बिन लगाते हैं, उर्द बिन लगाते हैं, फिर अरहर लगाते हैं, हाँ जी, गुवार लगाते हैं। तो अगर मूंग बिन की बात करें तो मूंग में हमारे पास 1981 से 1981 से एक ही जात हमारे पास थी AK851, लेकिन अभी हर एक स्टेट में हर एक यूनिवर्सिटी ने कई वैरायटीज रिलीज की हैं। तो हमें हमारे एरिया के मुताबिक उन वैरायटीज की जानकारी लेके उनका सीड परचेज करके और वो भी प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड लेके उसकी बुआई करनी चाहिए। दूसरा हमारा पाक है उर्द बिन, उसमें टाइप 9 T9 जिसको बोलते हैं, वो वैरायटी अभी भी चल रही है, वो अच्छी है। और उससे जो भी इम्प्रूव हुई है उनको भी हमें परचेज करके
बुआई करनी चाहिए। ठीक। फिर अरहर की बात करते हैं तो अरहर में 3 प्रकार की होती है किस्में। सबसे पहली होती है शॉर्ट ड्यूरेशन, हाँ जी। जिसकी खेत में रहने की जो अवधि है वो कम होती है। दूसरी है मध्यम और तीसरी है लंबी। तो इन तीनों में से हम जो भी पसंद करना चाहते हैं उसके मुताबिक उसकी किस्म हमें पसंद करनी चाहिए। सपोज हम छोटी अवधि के लिए बोना चाहते हैं तो ICPL 87 एक वैरायटी है, लेकिन ये फार्मर्स पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसका जो बीज का कलर है वो लाल है। ओके। हाँ, लेकिन किसान भाइयों से हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी वैरायटी हो लेकिन उसके कलर पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम उसमें से दाल निकालते हैं। हाँ जी। बराबर। और दाल का कलर तो पीला होता है। हाँ जी। वो आप सफ़ेद ले लो या फिर ये लाल ले लो, तो हमें कोई भी वैरायटी जो उत्पादन ज़्यादा देती है हमें पर हेक्टर वो पसंद करनी चाहिए। जी। उसी के अंदर एक हाइब्रिड भी आई हुई थी, संकर जात जिसको बोलते हैं, ICPH 8, लेकिन उसमें अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो कुछ साल बाद हम जैसे और फसलों में हाइब्रिड चल रही है संकर जात, वैसे हम ये अरहर में भी हाइब्रिड जात पाएंगे। तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर सर्दियों के सीजन में हमारे पाक आते हैं मटर। तो मटर के अंदर रचना है, फिर HFP4 है, ये जात भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी अभी हमारे ये गुजरात स्टेट में एक रिलीज हुई है, गुजरात दांतीवाड़ा मटर 1, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें 2 प्रकार के मटर आते हैं, दाने के लिए और सब्जी के लिए। तो हम किस प्रकार की बुआई करना चाहते हैं उस हिसाब से हमें वैरायटी पसंद करनी चाहिए। और फिर समर सीजन आती है, हॉट वेदर, तो उसके अंदर जो हम खरीफ में लगाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन, वही हम हॉट वेदर में भी लगा सकते हैं। तो उसमें मूंग में वही जात के 851 का उपयोग कर सकते हैं, उड़द में T9 का हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब किस्मों की भी हमें जानकारी होनी चाहिए, जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज समय समय पर कृषि विश्वविद्यालयों से बाहर निकलती है। जी। और किसान भाई किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में पहुंच करके जानकारी विस्तृत रूप से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बीज के बारे में भी जैसा आपने बताया, तो बीज के भंडारण की भी कई बार समस्या देखने को मिलती है। अगर इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बताएं। सही बात है आपकी, क्योंकि दलहन फसल हम लगाते हैं तो किसान भाइयों को पहले से ही दिक्कत रहती है। लगाने के बाद उसमें कैटल का भी प्रॉब्लम रहता है। हाँ जी। क्योंकि ये कैटल जल्दी इसको खा जाता है। फिर अगर उसको हम बचा के ले आए हमारे स्टोरेज तक, हाँ जी, तो उसमें भी जो कीट हैं वो भी नुकसान करते हैं जी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, जब इसकी गहाई करते हैं हाँ जी, तो उस टाइम सही समय पर इसकी गहाई कर लेनी चाहिए। जी जी। अगर हम पक जाने के बाद 10 या 12 दिन उसको रखते हैं अपने खेत में, तो उस टाइम जो भी इसमें कीट पड़ते हैं उसकी जो मादा है वो उसमें अंडे रख जाती है। तो हमें उससे बचने के लिए सही टाइम पर उसकी गहाई कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात, उसके बाद जब हम स्टोर करते हैं जी, तो हम या तो फिर कंटेनर रखते हैं प्लास्टिक के या फिर टिन के, तो उसके अंदर ले जाने से पहले हमारी कोई फर्श हो प्लास्टर की जी, उसके ऊपर उसको एक ही लेयर में सुखा देना चाहिए। 2-3 दिन तक धूप में अच्छी तरह सुखाने से क्या होता है कि उसके ऊपर अगर अंडे होते हैं जी जी रखे हुए तो वो अंडे नाश हो जाते हैं। तो अगर हम नहीं सुखाएंगे तो अंडे के साथ हमारे कंटेनर में जाएगी और जब उसको सही वातावरण मिलेगा तब उसमें से वो निकल के अपना जो दाना स्टोर किया हुआ है उसको खा जाएंगे। जी, तो ये भी एक बात है। और दूसरी बात, अगर हम इसमें कोई केमिकल का रसायन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो जो नीम उसके लीफ होते हैं, नीम के पत्ते हम सुखा के उसके अंदर मिक्स कर दें तो भी ये अंडे मर जाते हैं। तो भी या फिर सुरक्षित या फिर नई कीट उसमें लगती नहीं है। जी, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो शायद किसान भाइयों को थोड़ा मुश्किल होता है दलहन का उत्पादन हर स्टेप पर, पहले पशुओं से बचाना फिर कीटों से बचाना, इसलिए शायद थोड़ा मुश्किल समझते हैं। तो आपने बीज भंडारण की बात बता दी, बीज के चुनाव की भी बात बता दी है और उसको किस तरह से सुरक्षित रखना है ये तो बताया ही है।
गुहाई भी आपने बताया, कटाई भी क्या निश्चित समय पर करनी चाहिए, उसका भी कोई निश्चित समय होता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, दलहन पाक में कई किस्में ऐसी हैं जो एक साथ पक जाती हैं, तो उसकी कटाई करनी है तो हमें सही समय पर उसकी कटाई करनी होती है। अगर नहीं की कटाई तो उसमें से मान लो कि हमने थोड़ा लेट किया कटाई, तो उसमें से फली नीचे गिर जाती है या फिर फली फट जाती है, उसमें से जो दाने हैं वो नीचे गिर जाते हैं, वो फिर हमारे लिए नुकसान है। और ये नुकसान है, ये प्रतिशत तक हो जाता है कभी कभी तो। हमें पर हेक्टर मान लो कि हम 1000 किलो इसमें से सीड मिलना इच्छते हैं, तो उसमें से हमारा 30% तो 30% तो वैसे ही चला जाएगा। तो इसलिए सही समय पर उसकी कटाई करने से हम 30% उत्पादन बचा सकते हैं। तो उसकी कोई पर्टिकुलर पहचान होती है कि ये समय आ गया है अब मुझे? हाँ, मान लो कि मूंग की हमें कटाई करनी है, तो उसकी जो फली है उसका कलर चेंज होता है। वो ब्राउन कलर मीन्स बादामी कलर अगर वो पकड़ने लगती है तो उसी टाइम हमें उसको काट देनी चाहिए। मान लो कि रबी मीन्स सर्दियों के सीजन में हम राजमा लगाते हैं, हाँ जी, तो उसके अंदर उसकी जो फलियां हैं वो हरे से वाइट होने लगती है जी, तो तब उसी समय हमें उनको काट देना चाहिए। नहीं तो क्या है कि ये राजमा की फसल है वो ऐसी है, अगर आप 2 या 3 दिन लेट पड़े उसमें जी, लेट कटाई की, तो आपके पास 1 किलो भी बीज नहीं आएगा जी, सब फील्ड में सब गिर जाएगा। और पौधा जो है खुद ही समय से पहचान बता देता है कि अभी समय आ गया है, कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई गुहाई, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं प्रोफेसर साहब। एक और समस्या देखने में आती है, भूमि में खरपतवार काफी उगाती है, तो खरपतवार से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वैसे तो दलहन पाक है, उसका अगर पौधों का जो पॉपुलेशन है जी, वो आप प्रॉपर रखो तो उसके अंदर ये खरपतवार दूर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। लेकिन क्या है कि हम बुआई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कहीं पौधे में खाली जगह रह जाती है जी, तो उसमें से ये खरपतवार निकल आती है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार अगर निकली है तो उसको पकने तक रखनी नहीं है हमें जी अपनी फसल के साथ, क्योंकि खरपतवार है वो 3 चीजों के लिए कंपटीशन करती है जी फसल के साथ जी। सबसे पहले लाइट, सूर्य प्रकाश, ठीक, दूसरा है पोषक तत्व, जो कि पोषक तत्व, और तीसरा स्पेस है जी। तो अगर हम ये स्पेस पूरी तरह अपने फसल से ही ढक दे तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन मान लो कि कहीं रह गई है और खरपतवार निकली है तो हम इसमें निराई गुड़ाई कर सकते हैं, और इसमें अगर हमने लाइन हार में लगाया है तो उसके अंदर हम साधन भी चला सकते हैं और इसको दूर कर सकते हैं। और फिर भी अगर रह गई है तो उसको पकने से पहले हमें उखाड़ के फेंक देना है। मान लो कि हमने उसको पकने दिया तो उसमें से सीड होंगे बराबर, और वो सीड फिर हमारी जमीन में भूमि में गिरेंगे और दूसरी साल या तीसरी साल, कई तो खरपतवार ऐसी है कि 10 साल तक वो सीड उसमें पड़े रहते हैं और फिर उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो उसमें से फिर पौधा निकलेगा। तो हमें ये ख्याल रखना है। कई किसान क्या करते हैं कि खरपतवार थोड़ी छोटी होती है ना, तो इंतजार करते हैं कि थोड़ी बड़ी हो जाए तब तो हमारे मवेशी हैं उनके लिए चारा के लिए काम आएगी। तो ये हमें नहीं करना है। और उससे पहले उसमें फूल आए उससे पहले हमें उसको काट के निकाल देना है, तभी हम उसका नियंत्रण अच्छी तरह से कर सकेंगे। जी जी जी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी समय दिया तो फिर वो पक्के रूप से अपनी जगह बना लेती है जी। अभी जैसे शुरू में हम बात कर रहे थे कि दलहन, आप ही ने बड़ा अच्छा आंकड़ा बताया था कि 80 ग्राम प्रति व्यक्ति जो है 1960 में उत्पादन होता था और अब ये घट के 38 ग्राम तक आ गया। तो क्या वजह रही है कि हम दलहन के उत्पादन में पीछे हो गए? कैश क्रॉप्स का इतना ज़्यादा हमें चस्का लगा कि हम कैश क्रॉप्स की तरफ तो चले गए और दलहन को हमने पीछे छोड़ दिया, जबकि ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है और खेती ज़मीन के लिए भी बड़े पोषक तत्वों के लिए भी बड़ी उपयोगी है। क्या अब हम इसकी महत्व को समझें कि हम दलहन के और तिलहन के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बने? सबसे पहले तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि कई साल पहले हमारे पूर्वज जो खेती करते थे जी, वो बारिश के आधारित ही खेती थी। हाँ जी। तो उसमें जो किस्में लगाई जाती थी वो देसी किस्में थी, और वो किस्में ऐसी थी कि उसमें उसको आप एक साथ नहीं काट सकते। उसमें से आप फलियां निकालते जाओ
तो वो लंबे समय तक फलियां देती रहती थी। ठीक। लेकिन हमने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया कि हमें तुरंत ही उत्पादन ले सारा लेना है, शॉर्ट पीरियड में हमें जल्दी ले लेना है। जी, जी, तो हमने वो जो किस्में थी उसमें इम्प्रूवमेंट करके, संकरण करके ऐसी किस्में बनाई जो कम समय में पक जाती है। जी, तो जी। हमारी जो देसी जो किस्में थी वो विलीन हो गई। जी। आज आप किसी भी गांव में जाओ, जी, कोई भी जगह आपको देसी किस्में नहीं मिलेगी। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें जो देसी किस्में हैं उनको भी हमारे जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है उनके साथ, फसलों के साथ शामिल करना चाहिए, ताकि हम उनको खो ना दें। जी, जी। और दूसरी बात यह है कि जो किसान है वो, आज का किसान सिर्फ मुनाफे पे ही जाता है। जी। वो देखेगा नहीं कि मेरी जमीन का सुधार हो रहा है या नहीं। जी। हम अगर अन्य फसलों के साथ जी। दलहन फसलों को लगाएंगे तो हमारी जमीन का सुधार भी हो जाए, नेचुरल सुधार होगा। जी, जी, जी। और वो हमारा अल्टीमेट लास्ट गोल होना चाहिए। जी, सही क्योंकि हम आज क्या कर रहे हैं, जमीन में से ले रहे हैं ज्यादा, जी, लेकिन जमीन को कुछ देते दे नहीं नहीं है। रहे हैं। तो हम खाद तो दे नहीं रहे, जी। क्योंकि हमारे पास इतने मवेशी नहीं है। अब तो हमारी खेती ट्रैक्टर से होती है, हाँ जी, बैल तो चले गए। जी, जी, जी। तो इस समय हमें ये खास सोचना चाहिए कि हम हमारे आंतर फसल के रूप में या रिले फसल के रूप में दलहन को शामिल करना जी। चाहिए, ताकि हम उर्वरक तो दे नहीं सकते ज्यादा मात्रा में, खाद भी नहीं दे सकते। तो अगर हम दलहन फसलों को इसमें शामिल करेंगे जी। तो ऑटोमेटिकली ये जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। जी, तो हमें सिर्फ मुनाफे पे ही नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमें हमारी जमीन की तंदुरुस्ती को भी देखना चाहिए। और ये फसलें हैं, ये जो जड़ें हैं उसमें भी नाइट्रोजन बनाती है। जी। और उसके जो पर्ण होते हैं, पन्ने, हाँ जी। वो भी जमीन पे गिरते हैं तो वो भी खाद बनाते हैं। बन जाता है, डिकम्पोस्टिंग हाँ, हो जाती है decomposting। उसकी। पर प्रोफेसर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि केवल मुनाफे की ओर किसान भाई की नज़र है, मुनाफा देने वाली तो ज़मीन ही है। अगर बहुत ज़्यादा कैश क्रॉप्स हमने कंटिन्यू की, बार बार लगाते रहे और ये दलहन फसलों को नहीं लगाया अंतर फसलों के रूप में, तो ज़मीन आने वाले समय में बंजर हो सकती है। बंजर हो सकता है। तो किसान भाइयों को आप ही एक अपील कीजिए ना इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इस बात की महत्व को वो समझे। किसान भाइयों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हमारे पूर्वज थे जो हर एक जो भी फसल लगाते थे या उसके बाद या उसके अंदर दलहन को शामिल करते ही थे। तो हमें फिर हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप जो इम्प्रूव्ड किस्में है वो मत लगाओ, लेकिन उसके अंदर दलहन को शामिल करो। जी। जो भी आप लगाते हो, आप कॉटन लगाते हो या फिर आप एरंडी लगाते हो, कैस्टर लगाते हो, तो उसके बीच में जगह तो रहती है। तो उसको खाली मत रखो, उसके अंदर दलहन को शामिल करो। तो उससे आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपको घर के लिए भी दलहन मिल जाएगा और अपनी जमीन का सुधार भी होगा। दोनों बातें एक साथ हमें मिलेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पटेल, आपने अपना कीमती समय चुराया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है किसान भाइयों के साथ में साझा की है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो भी महत्वपूर्ण है और ज़मीन के प्रकृति के नज़रिए से देखा जाए तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी किसान भाइयों की ओर से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, दलहन फसलों का बहुत ज़्यादा महत्व है, न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी ज़मीन के लिए भी। प्रकृति से संबंध जो हमने तोड़ा है उसे वापस जोड़ना तो होगा ही, और दलहन फसलों से दूर होना प्रकृति से भी दूर होना हो गया है। आज हम बहुत ज़्यादा कैश क्रॉप्स की ओर जा रहे हैं। मुनाफा निश्चित तौर पर हम सभी को चाहिए, लेकिन मुनाफा देने वाली अंततः हमारी धरती माता है, और अगर धरती माता में पोषक तत्व ही नहीं रहेंगे तो फिर ये फसलें भी कब उगेंगी। आज फसल उग गई, आने वाले सालों में अगर ज़मीन बंजर हो गई तब क्या। इस बात की दूरदर्शिता को अपनाते हुए दलहन का महत्व हमें समझना है और दलहन के उत्पादन में भी हमें आत्मनिर्भर बनना है। कम से कम अंतर फसलों के रूप में, रेले फसलों के रूप में इसका महत्व समझें और इन्हें ज़रूर लगाएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय, नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।